नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी जानकारी मैं आप लोगों को साझा करना चाहता हूं कि आप लोगों के जीके की और अच्छी तैयारी कराने के लिए मैंने एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। अभी तक जो हमारा पहला ग्रुप था उसमें सदस्य संख्या पूर्ण हो चुकी है, जबकि दूसरे बैच में अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। यदि आप भी ग्रुप की सदस्यता लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों आपको जो आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम है जीके का, उसमें यूनिट वाइज नोट्स आपको बोथ मीडियम यानी हिंदी और इंग्लिश में नियमित तौर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। और इसके अतिरिक्त आपको प्रैक्टिस सेट और इंपॉर्टेंट लिंक भी प्रोवाइड कराए जाएंगे आपके पाठ्यक्रम से संबंधित, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप लोगों के ज्ञान के परीक्षण के लिए वीकली टेस्ट भी कराए जाते हैं हमारे ग्रुप में। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में। सभी नोट्स पीडीएफ फॉर्म में वहाँ पर भेजे जाते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टीजमेंट नंबर 50 से संबंधित प्रैक्टिस सेट की, और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो दोस्तों, जो मैं प्रैक्टिस सेट तैयार करता हूँ उसमें मैं आपके पूरे पाठ्यक्रम का विशेष ध्यान रखता हूँ और साथ ही साथ इस बात का भी विशेष ध्यान रखा हूँ जो भी मेरे द्वारा प्रश्न दिया जा रहा है वो आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड हो और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी वो महत्वपूर्ण होना चाहिए। इसी कड़ी में हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को की विश्व बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों देखिए, दिए गए ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। भारत में जो कुल 18 बायोस्फीयर हैं उनमें से 9 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की लिस्ट में, जिनमें से उपरोक्त के 3 यानी लोबरेक बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है। इसके अतिरिक्त नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, सिमलीपाल, अचानक मार, अमरकंटक और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर भी शामिल हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। औरंग नेशनल पार्क यानी OMP भारत की किस राज्य में स्थित है। तो औरंग नेशनल पार्क दोस्तों असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1985 में इसको जो है जो औरंग नेशनल पार्क है इसको अभ्यारण्य, और 13 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ताज ट्रेपेजियम जोन बनाने का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों, जो ताज ट्रेपेजियम जोन है इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण से सुरक्षा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जहाँ पानी तीनों अवस्थाओं में उपलब्ध है। तो हाइड्रोस्फीयर में पानी तीनों अवस्थाओं में उपलब्ध है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बायोमास को परिभाषित किया जाता है, यानी बायोमास को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो बायोमास को एक पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान कुल कार्बनिक पदार्थों के आधार पर परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, आलाखंड के रचयिता कौन है। तो आलाखंड के रचयिता जगनिक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जगनिक थे कौन। तो दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं जगनिक कालिंजर एवं महोबा के शासक थे, परमार उनके दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 7, वलयापद क्या है। तो वलयापद तमिल भाषा में लिखित महाकाव्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो तमिल साहित्य है तो उसमें 5 महाकाव्य हैं और उन्हीं में से एक है वलयापद। 5 महाकाव्य कौन कौन से, तो आपको बता दें, सिलप्पाधिकारम जिसका शाब्दिक अर्थ है नूपुर की कहानी, और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं इलांगो आदिगल, और इसकी रचना लगभग इन्होंने 2वीं शताब्दी के आसपास की थी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो दूसरा है मणिमेकले, तीसरा है जीवक चिंतामण, चौथा चूँकि हमने बात की वलयापद की, और पांचवा है कुंडल केसी। तो ये 5 महाकाव्य हैं तमिल भाषा के, और तमिल साहित्य का जो प्रथम महाकाव्य है वो है सिलप्पाधिकारम। इससे संबंधित देखिए जो पिछले एग्जाम थे उसमें प्रश्न आया भी था, तो इसको आप बहुत ध्यान से तैयार कर लीजिएगा और भी डेटा कलेक्ट कर लीजिएगा इससे संबंधित। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वंदे मातरम शीर्ष गीत था। तो दोस्तों, वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत था। स्वदेशी आंदोलन की अगर हम समयावधि की बात करें तो जैसा आप लोग जानते हैं 1905 से 1911 तक थी, और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी, और महात्मा गांधी ने इसे स्वराज की आत्मा कहा था, और इसका जो उद्देश्य था वो था ब्रिटेन के माल का बहिष्कार व देसी माल का उपयोग। तो कुछ जानकारी थी स्वदेशी आंदोलन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 9, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो ये हैं बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्वी भारत के सुंदरवन एक उदाहरण है। तो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है
सुंदरवन। तो मैंग्रोव वन या मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें जो प्राथमिक उत्पादन होता है वो मुख्यतः फूलदार पौधों और समुद्री शैवाल के द्वारा किया जाता है, और यह तंत्र समुद्र तथा स्थल के बीच एक तरीके से बफर या प्रतिरोधक का कार्य करता है। मैंग्रोव वन की एक और विशेषता है दोस्तों कि यह पानी के जो प्रदूषक तत्व हैं उनको अलग कर देता है, जिससे जो मूंगे की वृद्धि उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आईपीएससी का विस्तार क्या है? तो इसका विस्तार है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगी। मुद्रा बैंक की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो दोस्तों भारत में मुद्रा बैंक या आप मुद्रा योजना इसको कह लें, 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर। वर्तमान में सेक्शन 80C के तहत कितनी धनराशि के निवेश पर टैक्स में छूट है? तो दोस्तों यह छूट है 1.5 लाख रुपए में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किस कमीशन की अनुशंसा पर भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो दोस्तों यह किया गया था हिल्टर यंग कमीशन की अनुशंसा पर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किन दो देशों ने अभी हाल ही में 49 वर्षों पश्चात शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों अभी हाल ही में यूएई और इजराइल ने अपने 49 वर्षों का जो संघर्ष था उसको भुला करके शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। पेरू के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ये हैं वाल्टर रोजर मार्टोस रुइस। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। वैज्ञानिकों ने सेरेस, बृहस्पति एवं मंगल ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में निम्नलिखित में किसकी खोज की है? तो दोस्तों अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने सेरेस, बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में खारे पानी के बहुत बड़े महासागर की खोज की है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र जिनेवा में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों नियुक्त किया गया है इंद्रमणि पांडे जी को। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। अभी हाल ही में चर्चा में रही कमला हैरिस किस देश की नागरिक है? देखिए भारतीय मूल की ये अमेरिकी नागरिक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? तो सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में संशोधन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। वह विधि जिससे शिक्षण में छात्रों की अधिकतम भागीदारी संभव है? तो दोस्तों वह है डिस्कशन मेथड यानी चर्चा विधि। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। टेलीकास्ट सामग्री का उपयोग। देखिए इसमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे। प्रतिधारण शक्ति में वृद्धि करता है, बिल्कुल सही। शिक्षक का बोझ कम करता है, ये भी सही है। और अधिगम एवं एकाग्रता में वृद्धि करता है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार का साक्षात्कार सवालों को तात्कालिक संदर्भ से उभरने की अनुमति देता है? तो ये देता है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसमें मानवीकृत खुला हुआ साक्षात्कार। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों के संग्रह की सुविधा की मुख्य विधि नहीं है? तो इनमें से जो दोस्तों मुख्य विधि नहीं है वह है आपकी सहसंबंधी विधि। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी आपको बताना GEF की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी दोस्तों 1992 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं वह विशेषता जो जैव विविधता हार्ट उत्पाद से संबंधित नहीं है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन बी है बड़ी संख्या में विदेशी प्रजातियां, ये जैव विविधता हार्ट उत्पाद से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम सम्मेलन अस्तित्व में आया? तो दोस्तों यह सम्मेलन अस्तित्व में आया था 2004 में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। UNFCCC का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए UNFCCC का मुख्य उद्देश्य है
स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। UNFCCC का दोस्तों फुल फॉर्म जो है वो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के वातावरण जलवायु में परिवर्तन एवं भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं, और जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके अंतर्गत वाटर वेपर, CO2, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि को शामिल किया गया है। एंड एट द लास्ट, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। देखिए दोस्तों, कुछ समय पहले 12वां स्थान हुआ करता था, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग डेटा आपको मिलेगा, कहीं पर 9 है, कहीं पर 8 है। तो मेरी आपको यही सलाह रहेगी एग्जाम से पहले जैव विविधता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, इसको आप जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर फाइनल हम बात करें तो इस ऑप्शन के साथ हम डी के साथ जाएंगे, उपरोक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।